नमस्ते मित्रों, मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं आपका imblogger.in पर। जैसा कि सभी हम लोग सुन पा रहे हैं कि ईवीएम हैकिंग को लेकर बवाल मच गया है। ईवीएम हैकिंग क्या बोला जा रहा है कि ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया, क्या बिना सुरक्षा के ईवीएम को ले जाया जा रहा था और उसको ये एग्जिट पोल जब से आया तब से ये मुद्दा उठा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक रतन मिश्रा हैं। दीपक रतन मिश्रा जी, आप बता पाएंगे इस मुद्दे पर आप क्या करना चाहते हैं? जो ईवीएम रिप्लेसमेंट का बहाना हो रही है सपा और अन्य पार्टियां जो हैं, उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोप आ रहे हैं, ये हमेशा देखा जा रहा है कि जब भी विपक्षी पार्टियों को हार का महसूस होने लगता है तो वो इस तरह के ईवीएम हैक या अन्य तरह के आरोपों को सामने लाती है। खासतौर पे पहले बीते 5-6 सालों में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने एक बार विदेशों से साइबर विशेषज्ञों को लाकर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जिसमें दिखाने की कोशिश की गई कि ईवीएम हैक हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे अपने तरफ से जो तकनीकी जी, मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपन चैलेंज दिया था, तारीख दी थी 10-12 दिनों के, आए और हैक करके दिखाएं। तो कोई व्यक्ति नहीं वहां मंडराने नहीं गया था। तो ये साल 10 साल जब भी ऐसा हुआ, हालांकि आज तक भाजपा की ओर से ऐसा आरोप कभी भी नहीं लगाया गया, जबकि वो सत्ता में जब था या नहीं। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, शायद आप भूल रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब ईवीएम स्टार्ट हुआ था तो एक दो बार इस मुद्दे पर मसला उठाया था, इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बल्कि इस तरह की मतलब जांच होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए किया था। मतलब इतना जिसको कहते हैं गंदा खेल, गंद नहीं मचाया। गंद नहीं मचा। तो ये तो भाजपा की आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का माहौल लाने की कोशिश करते। अगर उस वक्त ये जांच हो गई रहती तो आज इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते थे। लेकिन विपक्षी दल, जबकि ये लोग उस वक्त सत्ता में थे, कांग्रेस या अन्य दलों के माने तो जो कांग्रेस की अलायंस दल है उन लोग का माने तो उन लोग का उस समय इंटरेस्ट नहीं था। आज जब वो लोग विपक्ष में है, हार का मुंह उनको लग रहा है कि जनता उनके पक्ष में, जब जनता उनके पक्ष में वोट नहीं किया या उनके हार का महसूस हो रहा है, एक वातावरण से। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। हाँ जी बताइए। यूपी को लेकर तो सब कोई बवाल काट रहा है, हाँ, मगर पंजाब में दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी हैक कर ली है ईवीएम या रिप्लेस कर दी है ईवीएम। यही तो सबसे बड़ी बात है। जब जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं, भाजपा नहीं है, वहाँ पे अन्य दल है, तो वहाँ आपको संतोष है, वहाँ पे ईवीएम हैकिंग का डर नहीं है, क्योंकि आपको लगता नहीं है भाजपा नहीं आनी चाहिए। भाजपा क्योंकि यहाँ पे आने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र की व्यवस्था इतनी अच्छी है, सुदृढ़ है, यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होगी। खासतौर पे जनता जब जागरूक है। आपको बता देते विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे देश में है। ऐसे में किस आधार पे आप कह रहे हैं, जिस भाजपा पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है, वो पार्टी खुद ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रही है, जहाँ पे चयन होते हैं, अध्यक्ष का चयन किया, चुनाव होता है। नहीं, ये मैं नहीं कहता, दादा पोता बेटा पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनता, लेकिन जहाँ पे टिकट चुनाव की बात है वो तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोग हैं सभी पार्टियों में, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप इस तरह पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक वहाँ पे साफ सुथरी राजनीति करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक कांग्रेस की बात माने तो वहाँ पे माँ बेटे के अलावा कोई आता ही नहीं है चेहरा। अगर माना जाए तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चेहरे नहीं है, अच्छी नेता नहीं है जो इसे लीड कर सके, लेकिन उन्हें मौका नहीं है, सामने आने ही नहीं दिया जाता है। अगर लाया भी जाता है तो कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं चल सकती। जनता भी ये सब बातें समझ रही है। आज से भटक रहे हैं हम लोग। हाँ जी, थोड़ा ईवीएम हैकिंग पे आए हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो दीपक मिश्रा जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने अपना एक निजी दौरा था, मगर वहां पर जैसा कि ये पत्रकार के स्वभाव में होता है कि वहां पर निकले और लोगों से बात करे, तो इन्होंने वहां पर कई सारे लोगों से बात की थी और इन्होंने बताया था कि मूड जो है वो बीजेपी के। क्या अपने शब्दों में बताइए दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल है। जब मैं गया, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, देवरिया जिला सलेमपुर प्रखंड में मेरा गांव है। मैं जिस गांव से आता हूँ वो प्यासी का बहुत बड़े ब्राह्मणों का गांव है, विख्यात है क्योंकि वो नदी किनारे गांव स्थित है। उसके आसपास के सभी गांव, मझौली राज एक राजा की नगरी होती थी। आज वो जब राजा के सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया सरकार ने, उसके बाद से राजा के वंशज रहते हैं। लेकिन उस गांव में मैं अपने गांव पे गया, देखा ये ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, छोटे जात के जिनके पास रहने मुसहर, मला और भी दूसरा चमार, जिनके पास अपने घर नहीं थे, वो लोग आज से 2-3 साल पहले, मतलब 2000, मैं लास्ट 2000 आपको बता दूं 16, 17, 18 में गया था।
उस वक्त उन लोग के पास ऐसा कुछ भी घर नहीं था, वो मरई में रहते थे या खपरेल का मकान था। आज उन लोगों के पास 1 तल्ला 2 तल्ला मकान है, और वो भी क्या, वो सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 3 से 4 वर्षों, सिर्फ मेरे ही गांव नहीं, बगल के मझौली राज, वहाँ पे मुस्लिम आबादी मान लीजिए 40 से 50% है। उन मुस्लिमों के प्रत्येक घरों को पक्का बनाया गया है, 1 तल्ला से 2 तल्ला, सभी प्रधानमंत्री आवास योजना। आप जाके मैं खुद ही आश्चर्यचकित रह गया कि इतने बड़े पैमाने पे इतने आवास कैसे बनाए जा सकते हैं। बताना चाहते हैं कि धर्म विशेष या जात विशेष के लिए कोई काम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं गांव पे गया इस बार, तो पिछले हर बार जब जाता था कोई ना कोई काम करने, छोटे मोटे काम करने के लिए लोग आ जाते थे। इस बार मैं खुद, मुझे गांव घूमना पड़ा एक आदमी को खोजने के लिए कि ताकि थोड़ी मरम्मत मेरे घर के अंदर कराए, लेकिन एक आदमी नहीं मिला। इसका कारण क्या है? पहली बात, सरकार ने इतने मुफ्त राशन बांट दिए हैं कि लोगों को जरूरत नहीं है कि वो काम करे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि सब्जियां उब्जियां तो लोग खेतों में अपने उगा लेते हैं। मेन बचा तेल, चावल, दाल, ये सब। तो चावल दाल 40-40 केजी प्रति व्यक्ति, प्लस तेल दिया जा रहा है, घी दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ पा के लोगों को और जरूरतें नहीं है, जितनी जरूरत है उतने में उनके बाकी जो चावल दाल पा रहे हैं उन्हें बेच के वो लोग कर रहे हैं। मिला जुलाकर कोरोना में इस मैनेजमेंट के ऊपर लाखों गालियां मोदी सरकार को दे दें, मगर फिर भी जितने पेट उन्होंने पाले हैं या जितने लोगों को भूख से मरने से बचाए, कोरोना तो छोड़िए, सब फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई थी, तो भूख से जितने लोगों को बचाया वो भी सराहनीय है। ये कहना तो दीपक जी का और मेरा भी कहना है, क्योंकि मैंने भी मूलभूत जमीनी स्तर पर ये चीज़ देखा है। और दीपक जी एक बात और कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए थे, तो यहाँ क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ था, ईवीएम रिप्लेस नहीं हुआ था। यहाँ पर एक ही सीट पर ईवीएम शायद रिप्लेस हुआ था, जिसको कोर्ट में गई थी, मतलब यहाँ की सरकार के नंदीग्राम का एक ईवीएम हैक हुआ था, रिप्लेस हुआ था, बाकी सब कुछ। जब भी आप विपक्ष हार जाइएगा, कोई भी हारता है तो उसे हार जल्दी से वो पचा नहीं सकता, चाहे आप हो या हम हो, ये मानवीय मानसिकता है। हार कोई भी नहीं चाहता वो इंसान वो हारे, खासतौर पे अपने कमजोर से, तो अपने से छोटे जिसे आपने बड़ा किया, जिससे आपने उंगली पकड़े सिखाया, उससे तो हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यही हाल हुआ ममता बनर्जी के। मतलब ईवीएम हैक नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ईवीएम हैक करने, देखिए जनता जिसे वोट देती है वो जितने जनता का तो मूड था। नंदीग्राम में देखिए पहचान हो, जो ऐसा भी है, जो भी हो परिस्थिति या क्या थी, जनता किसे वोट दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द अधिकारी तो वो जिन अधिकारियों ने गिनती की है वो आज भी ममता सरकार में काम कर रहे हैं। ये बात तो कहने वाली है कि डीएम एडीएम यही सब लोग चुनावी निगरानी में रहते हैं। अगर वो लोग आ जाए तो अगर वो लोग अपने जगह पश्चिम बंगाल कैडर के ही अधिकारी थे वो लोग तो कहीं जाने वाले नहीं थे कि वो लोग धोखा देंगे, ये करेंगे। ये बात रही, मतलब मैं किसी राज्य विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं सभी राज्यों को लेकर बात कर रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ पहुंचे थे कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, जीत गए कमलनाथ। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम ज्यादा अंतर से जीतते, कम अंतर से जीते हैं। मैंने लॉजिक गजब गजब का आता है, जीतने के बाद बोलते हैं और ज्यादा अंतर से जीतते हैं, कम से जीतते हैं। तो दीपक जी कुल मिला जो अगर कल तो मान लीजिए जैसे राकेश टिकैत के भाई है नरेश टिकैत, या कर लीजिए नरेश डकैत, उन्होंने कहा है कि सारे जो क्या कहते हैं बीकेयू के सदस्य हैं वो लोग ट्रैक्टर लेके पहुंचे। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पर अर्धसैनिक बल और स्पेशल कमांडो लगा देना चाहिए कि अगर कैसी जो 26 जनवरी की घटना हुई थी वैसी कोई घटना अगर दोहराने का प्रयास किया जाता है तो गोलियों से जवाब मिलना चाहिए। वैसे आंदोलन का ये हो। इस मौके पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जब क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, इन नेताओं को पहचानेगी नहीं कौन उनके मजबूरियों का फायदा उठा रहा, कौन इनका इस्तेमाल कर रहा, तब तक समाज का भलाई नहीं हो सकता। हाँ, जितनी फोर्सेस हम अप्लाई करते, देखिए फायदा तो ये नेता उठाएंगे, मारे जाएंगे वो गरीब मजदूर फोर्सेस उतारने पर भी, क्योंकि उन्हें अपने इशारों पर नचाया जा रहा है। ऐसे में सरकार को जरूरत है सरकार की अपनी सही योजनाओं को सही तरीके से है कि जो इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं उन लोगों को आज ही डिटेन करके नजरबंद कर दिया जाए। बोला जाएगा इमरजेंसी आ गया, मगर 2 दिन की इमरजेंसी से अगर कोई गरीब मजदूर मर जाता है इनके बहकावे में आकर, तो उसका परिवार देखने के लिए नरेश डकैत या राकेश डकैत नहीं जाएंगे। आप सही सुन पा रहे हैं, मैं टिकैत नहीं है डकैत ही कहता हूँ। तो ये लोग नहीं जाएंगे उसका परिवार चलाने के लिए, उसके बाद उसका लाश लेकर 2-4 दिन आंदोलन करेंगे और उसके बाद ये भूल जाएंगे, उसका बच्चा भूखा मरेगा तो भी ये डकैत वहां पर नहीं जाएंगे। और हो सकता है लास्ट में जो राज्य की या केंद्र की सरकार रहेगी वही कुछ उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे लोगों के अनगरल बयान पर आप प्रभावित ना हो और जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। अगर 4 राज्यों में 5 राज्यों में सही आ रहा है तो यहाँ भी सही आएगा। तो इसीलिए जुड़ना था, हम कल फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे आपके रिजल्ट के बाद। हो सके अगर अखिलेश जी जीत जाए कल तो क्या होगा, तो शर्म से तो लाल लाल हो जाएंगे कि मैंने पहले ईवीएम को गाली दी और मैं चुनाव जीत गया। ऐसा चांसेस कम दिख रहे हैं क्योंकि पहले से ही मूड बना हुआ है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी जीत रही है।
हाँ, गोवा और क्या कहते हैं उत्तराखंड के बारे में मेरा एक बात कहना है कि बीजेपी अभी सरकार नहीं बनाएगी तो साल 6 महीने बाद बना लेगी, वहां की सरकार को गिराएगी और फिर सरकार बनाएगी। ये मुझे बहुत घटिया लगता है, मगर बीजेपी पार्टी का ये रुख रह गया कि अभी अगर नहीं बना पाए तो साल 2 साल बाद बना लेंगे सरकार। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और लाइक और सब्सक्राइब बटन अगर इच्छा हो तो जरूर दबाएं। धन्यवाद।